24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उनके नाम की घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। और यह भी एक सहयोग की बात है कि हरियाणा के हिसार से वो संबंध रखते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने बतौर जज अपनी सेवाएं दी और हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल भी रहे। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़े वकील और यहां का जो सफर है वो सबके जहन में है। आज हम बात करेंगे उनके साथ काम कर चुके एडवोकेट धीरज चावला जी से, जिन्होंने उनके साथ काम भी किया, बतौर स्टूडेंट उनसे काफी कुछ सीखा और उनके चेहरे पर आज मुस्कान भी है। चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस तरह से घोषणा हो ही चुकी है जस्टिस सूर्यकांत जी की और वो 53वें चीफ जस्टिस बन गए हैं, विधिवत 24 को वो कार्यभार संभालेंगे। आपने उनके साथ काम भी किया है, बतौर वकील से लेकर जज बनने तक का सफर। पहली बार मैं आपसे जानना चाहूंगा, कब आप उनके साथ शुरू किया, कब पहली बार मिले? मैं सर को अगस्त 1997 में मिला था। मैं उस टाइम सेकेंड ईयर लॉ में एंटर ही करा था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि प्रैक्टिकल नॉलेज ली जाए, क्योंकि हम वहां से 11:30-12 बजे फ्री हो जाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारे मेरे साथ जो लॉयर्स थे, उनके पेरेंट्स, फादर्स, मदर्स लॉयर्स थे ऑलरेडी। तो वो हाईकोर्ट आया करते थे, मुझे बताते थे हम हाईकोर्ट जाते हैं। तो मेरे में भी इच्छा थी, बट आई बीइंग फर्स्ट जनरेशन, मेरे आगे पीछे कोई लॉयर नहीं था। तो कईयों से फीडबैक लिया, किसी ने बताया कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में इंटरेस्ट है तो जो सूर्यकांत जी हैं वो बड़े लीडिंग लॉयर हैं। तो मैं उनके पास एक कोल्ड कॉल में पहुंचा। अच्छा। मैंने खुद ही जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे मैं स्टूडेंट हूँ और मैं लर्न करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप लॉ कर रहे हो तो लॉ करके आ जाना। मैं कहा जी मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा लर्न करना चाहता हूँ। तो ही वॉज सो हम्बल एंड नाइस। उन्होंने कहा ठीक है बेटे, अगर आप में इच्छा है स्टार्ट कमिंग टू माई ऑफिस। अच्छा। मैं उनके ऑफिस ज्वाइन कर लिया सेक्टर 10 में। हाँ, तो मैं जाने लग गया उनके पास। जैसे ही मैं फ्री होता था यूनिवर्सिटी से, मैं हाईकोर्ट चला जाता था। हाईकोर्ट में उनके साथ साथ रहता था, देखता था कहाँ कहाँ कोर्ट में क्या बहस कर रहे हैं वो। उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद रियलाइज करा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोर्ट में क्या आर्ग्यू है मुझे पता ही नहीं पिटीशन में। तो मैंने कहा सर मैं ऑफिस आना चाहता हूँ। तो सर ने कहा ठीक है आप ऑफिस आ जाओ। शाम को मैं ऑफिस चला जाता था उनके पास। तो मैं उनकी चेयर के पीछे खड़ा रहता था, क्योंकि मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी बाय दैट टाइम बीइंग अ स्टूडेंट। तो सर इतने हम्बल और सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं फील होने दिया कि आई एम आउटसाइडर, आई नो नथिंग। पूरी सपोर्ट रही सर की, सबको सिखाने का उनका प्रयास रहता था। उनके पास काफी सारे जूनियर्स भी थे और एक मेरे जैसा लड़का जो सिर्फ लॉ ही कर रहा है अभी, वो भी बीच में घुस गया ऑफिस में। यानी कि एक होता है ना कि कई बार पेरेंट्स जाते हैं या जान पहचान के थ्रू जाते हैं, आप सीधा चले गए और आपने सीधा बात की, उन्होंने आपको कहते कि ठीक है आप आ जाओ। हाँ, उन्होंने पहले ये कहा कि थोड़ा लॉ सीख लो, और बट मेरी इंसिस्टेंस के बाद उन्होंने कहा ठीक है, इफ यू हैव द फायर माय ऑफिस इज ओपन फॉर यू, कम। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं उनकी शाम को पिटीशनें पढ़ने लग गया। नई पिटीशनें जो फाइल होती थी मैं पढ़ लेता था। तो कभी कभी कुछ डाउट होता था, कोई क्वेश्चन होता था, मैं उनसे पूछ लेता था। तो हालांकि वो बहुत बिजी लॉयर थे उस टाइम में, मुझे लगता है कि शायद ही कोई जूनियर को कोई ज्यादा टाइम मिलता होगा बात करने का उस टाइम में उनसे। पर मैं कभी पूछता था क्वेरी तो बड़ी अच्छी एक्सप्लेन करते थे। तो मेरे को वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत हुई उनसे। और जो मैंने उनकी सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल चीज ऑब्जर्व करी, दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और ऑनेस्टी। मेरे सामने कई ऐसे आते थे क्लाइंट जिनका केस शायद नहीं बनता होगा, तो कई बार सर बोल देते थे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, बात नहीं बनेगी, लेट्स नॉट डू इट। So that is the kind of integrity that he enjoyed even as a lawyer. He was a very popular and senior lawyer at that time. तो ये चीजें बड़ी लर्न करने को मिली, which was very impactful for me as a law student. तो जब आपकी शुरुआत हुई एक स्टूडेंट के तौर पर, जब आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो नेचुरली हर एक चीज में निखार आता है, और वो सबसे युवा एजी बने, हरियाणा के एडवोकेट जनरल रहे। तो एक वकील के तौर पर आपने उनको देखा, फिर वो जब जज बने वो दौर भी आपने देखा। जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 साल तो एज अ स्टूडेंट रहा उनके पास। जब पेपर आते थे मैं बीच में से छुट्टी मार लेता था। तो बड़े सपोर्टिव थे। मैं उन्हें कहता कि सर अब मेरे पेपर है, मैं नहीं आऊंगा। तो कहते ठीक है, गो हेड, ऑल द बेस्ट। तो वापस आ जाता था पेपर के बाद। फिर 99 में लाइसेंस मिला तो मैं उनके साथ एज अ लॉयर फुल फ्लेज काम करने लग गया। तो उन्होंने सब जूनियर्स का बड़ा ध्यान रखते थे, उन्हें पता था किसकी क्या असेसमेंट है। सबके लिए वो उनके मन में होता था, बोलते कम थे क्योंकि
एक तो बिजी बहुत ज्यादा थे, वैसे भी ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बट उनके जो एक्शन में पता लगता है कि व्हाट इज ही प्लानिंग फॉर। तो उनकी सपोर्ट से, अब एक नए लॉयर की तो आपको पता है जर्नी कितनी डिफिकल्ट होती है अगर उसकी कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। तो उनके ऑफिस में काम करने से एक तो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला, पर्टिकुलरली उस टाइम में बहुत काम था सर के पास सर्विस मैटर का, और बड़े ही हाई प्रोफाइल प्रेस्टिजियस केसेस होते, डीजीपी जैसे लेवल के क्लाइंट्स आया करते थे, पीजीआई के प्रोफेसर्स उनके क्लाइंट्स थे, बड़े उन्होंने केस लैंडमार्क करे हैं, वो रिपोर्टेड हैं काफी। तो इतना मतलब अच्छी क्वालिटी का वर्क जो एक नया बच्चा देख रहा है, डील कर रहा है, कहीं ना कहीं हम पढ़ते थे फाइल को, एडजॉर्नमेंट ही ले लेते थे चाहे कभी सर के कहने पे, तो वो एक आपको एक्सपोजर तो मिल ही रहा है। एंड ऑल थैंक्स टू हिम, बिकॉज उनकी नेचर थी, डोर्स वर ओपन। बहुत सारे लॉयर्स आते थे, कभी डिफिकल्टी है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, वो उनको भी एक्सप्लेन करते थे, जो उनके ऑफिस में नहीं भी थे। मुझे याद है बहुत सारे लॉयर्स आते थे कई बार कि सर आपसे ही आर्ग्यू करानी है पिटीशन। तो इस तरह का नेचर था उनका। डांट भी मिली होगी? सर देखो, ये तो एक ब्लेसिंग्स ही हैं जो आपने कहा कि डांट मिली होगी, क्योंकि जब तक उनकी तरफ से प्रेशर नहीं होगा तो लर्निंग नहीं आएगी। प्रेशर तो होता ही था कि जजमेंट ढूंढो, कई बार नहीं भी मिलती थी जजमेंट। तो मैं तो सबसे यंगेस्ट था, तो मैं तो डांट से बाय एंड लार्ज बचा रहता था, क्योंकि शायद उनके मन में था कि ये बिल्कुल यंग है, इसको डांट दूंगा शायद ये भाग जाएगा या छोड़ देगा प्रोफेशन। पर मेरे साथ और जो मेरे सीनियर कोलीग्स थे उनको डांट पड़ती थी, पर उस डांट का हमारे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो हम सारे जजमेंट ढूंढते थे, कोई नोट्स बना रहा है, कोई ट्रांसलेशन कर रहा है। शायद मैं उस टाइम में उस ऑफिस में कल्ला ही था जो पंजाबी जानता था, बाकी हिंदी जानते थे, तो ट्रांसलेशन भी करता था मैं कई बार पंजाबी की। तो दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर द इंटायर ऑफिस। जब भी पंजाबी का कोई आना होगा, यार तू पढ़, ट्रांसलेट कर दे इसे। तो जो डांट की बात आ रही है, उससे ये होता था कि हम फुली प्रिपेयर होते हैं कि पता है कि सर ने कह रखा है ये करना है, आपने पढ़ना है, पूरी तरह से तैयार करना है। मैं तो थोड़ा एडवेंचर भी कर लेता था सर के साथ, जहां पे नहीं भी कहते थे सर आर्ग्यू करने के लिए, मैं कर आता था आर्ग्यू। जब मैं कॉन्फिडेंट होता कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर आता था आर्ग्यू। कई बार हम वी लॉस्ट द केस, वो भी डांट पड़ेगी, जब नहीं प्रिपेयर्ड हो तो मत करो आर्ग्यू उसको। तो पर उनकी डांट ना बड़ी पर्पसफुल और बड़ी लिमिटेड एंगल की थी। द ओनली एंगल वाज कि आपको एक अच्छा लॉयर बनाना है, आइडिया सिर्फ यही था। अच्छा, कोई ऐसे देखिए, जब आप साथ काम कर रहे हैं, आप देखते हैं कुछ ऐसे आपको याद हो किस्से जो इंस्पायर भी करते हो, एक नई चीज पता लगती हो, या एक और पर्सनैलिटी होती है कि अच्छा सर ने यार इसको ये चीज बता दी, कमाल है, मतलब सोचा भी नहीं था, कुछ इस तरह के किस्से? इस तरह का किस्सा ऐसा एक बताऊंगा जो कि एक लॉयर को बड़ा इम्प्रेस करेगा, किसी को भी। सर बहुत मतलब बैक टू बैक बिजी होते थे, तो उनकी सिटिंग बहुत ज्यादा होती थी ऑफिस में। जैसे कि 4:30-5 बजे बैठ जाना कई बार ऑफिस में, रात के 9, 10, 11 भी बज रहे हैं। अगर कुछ ऐसा प्रेशर है अगले दिन केस का, तो वो काफी देर बैठते थे। तो बाय द टाइम ही बिकेम एडवोकेट जनरल, उनकी फ्रीक्वेंट विजिट्स सुप्रीम कोर्ट बहुत होने लग गई थी, क्योंकि वहाँ प्रेस्टिजियस मैटर्स होते थे। और सर की कोशिश होती थी कि हर मैटर वो खुद ही आर्ग्यू करें जो इम्पोर्टेंट था। स्टेट के लिए अगर स्टेक्स आए तो सर जाया करते थे। मैं बाय दैट टाइम उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस में असिस्ट कर रहा था उन्हें। तो मैंने नोटिस करा एक बार सर को बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन थी, लेकिन अगले दिन SYL मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा था हरियाणा की तरफ से। तो कर वही रहे थे सर, ना जाते तो शायद वहां पे जो एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल है वो कर लेता, पर सर ने ही किया वो मैटर। अगले दिन सवेरे कॉन्टेसा होती थी व्हाइट कलर की, एडवोकेट जनरल को मिली हुई, उसमें जाकर आर्ग्यू करके आए, और फिर आके उन्होंने आगे रेस्ट करा। तो मैंने ये देखा कि यार एक एजी इस सिचुएशन में भी खुद जा रहा है आर्ग्यू करने के लिए, ये बहुत बड़ा एक इम्प्रेसिव एस्पेक्ट था सर का। कॉल ऑफ द ड्यूटी वो सर ने कभी छोड़ी नहीं। मतलब उन्हें लगा कि स्टेक्स आए हैं, स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं ही जाऊंगा, चाहे जो मर्जी मेरी पर्सनल इशू है। तो उससे सारा ऑफिस बड़ा मतलब इम्प्रेस होता था कि देखो कितने हार्ड वर्किंग है। सर की जो आई सी ना, वो ऐसी शार्प थी, मतलब आपने हल्की सी 4-5 वर्ड्स बोले, सर समझ जाएंगे सिचुएशन क्या ये नरेट करना चाह रहा है। ही वॉज वेरी शार्प मैन, ही स्टिल इज वेरी शार्प। वो रहते चुप हैं, पर उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्पेसिफिक और एक्यूरेट होती है। अभी हम जब वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो उनकी हमने कई टिप्पणियां भी देखी हैं, चाहे वो AI को लेके हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर एक माहौल को लेके हो जो देश में चलता है। और कई जजमेंट्स हमने यहाँ भी देखे हैं पंजाब एंड हाई कोर्ट में, चाहे वो जेलों के रिफॉर्म्स की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की बात करें, या और तमाम जो उनकी काफी फेमस रही है जसवीर सिंह की जो जजमेंट थी, ये एक लैंडमार्क जजमेंट होती हैं। तो इसके इर्द गिर्द चीजें एक यंग लॉयर को जो एक अपनी प्रैक्टिस को और शार्प करना, कितनी हेल्पफुल रही है? मेरे हिसाब से तो देखो, सारी बार को
बहुत बेनिफिट रहा है। और जो उनकी जजमेंट्स है ना, बेसिकली इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट ही इज एज अ पर्सन। मैंने उनमें जो नोटिस करी है हम्बलनेस, वो उनकी जजमेंट्स में भी है। जो मैं उनके साथ जितनी देर काम करा है, मैंने नोटिस करा है बैलेंस, फेयरनेस, वो सारी जजमेंट में रिफ्लेक्ट होती है उनकी। अब आपने जो ये जजमेंट बताई है जसवीर सिंह की, ये है जेल रिफॉर्म्स के ऊपर। एक कपल दोनों कन्विक्ट थे, जेल में थे, दे वांटेड कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो वो जजमेंट का स्कोप उन्होंने उस केस का जो स्कोप एनलार्ज करके उनकी जो जजमेंट आई है फाइनल, जो आप देखोगे उसमें क्या दिखता है, सोशल जस्टिस, कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, फेयरनेस, बैलेंस, इक्विटी, ये सारी चीजें इनकी हर जजमेंट में आती है। इक्विटी आपको दिखेगी क्योंकि सर के अंदर बहुत ज्यादा इक्विटी है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है एज ए पर्सन की, वो उसकी जजमेंट में दिखेंगी। तो वो आप देखो, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखो, कोई भी उठा के किसी सब्जेक्ट पे। मैंने तो जब ज्वाइन करा था वो सर्विस मैटर में बहुत ज्यादा, मतलब 80% वर्क सर्विस मैटर का था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, बाकी मिसलेनियस में आ गया, क्रिमिनल भी करे हैं उन्होंने काम, MSCT के भी करे हैं, आर्बिट्रेशन के भी काफी करे हैं। फिर एज एडवोकेट जनरल तो स्कोप ही एनलार्ज होता है, सारा कुछ ही करा, फिर तो उनका हाथ इतना ज्यादा खुल गया। तो वो जो भी आप जजमेंट देख लेना, आप उसको कंक्लूजन निकालोगे तो आपके अंदर उन्हीं की क्वालिटीज दिखेंगी, उनकी जो पर्सनैलिटी के अंदर है एज अ पर्सन, वो सब कुछ उसी में दिखेगा आपको। जैसे आपने बताया, एक सवाल ये भी जहन में आता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट गए और कई उनकी स्पीच ऐसे हैं जो सुर्खियां भी बटोरी, चाहे वो था कि AI मदद तो कर सकता है लेकिन जज नहीं बन सकता, और ये भी कई बार उन्होंने कहा कि जजों को भी चाहिए कि जब वो सोते हैं तो आज क्या करके आए ताकि न्याय मिले लोगों को। इस तरह की टिप्पणियां भी आपने पढ़ी, हमने भी देखी। AI के बारे में तो मैंने सर की कई जगह स्पीचेस पढ़ी हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, मेनली USA भी गए थे अभी सर जून में, जो मैंने इस पे लाइव लॉ पे पढ़ी। वहां पे मेन एम्फेसिस सर का यही था कि AI जो टूल है एक, वो सिर्फ असिस्ट करने के लिए है, वो पूरा रोल एज्यूम नहीं कर सकता एक जज का जजमेंट राइट करने के लिए, क्योंकि जो क्वालिटी गॉड ने आपको गिफ्ट करी है, AI किसने बनाया, हम नहीं बनाया ना। तो जो क्वालिटी गॉड ने आपको दी है वो आप ही के पास रहेगी, आप उसका यूजेज कर सकते हो AI का अपनी किसी तरह से समराइजेशन के लिए या फैक्चुअल नरेशन के लिए, बट अल्टीमेटली एंड जो उसमें इंग्रेडिएंट होगा वो आपका ही ब्रेन होगा, आपका ही डिसीजन होगा। सो सर ने यही कहा कि इट हैज टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली, ये नहीं कि AI पे ही पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, तो रिजल्ट्स कुड बी वेरी डेंजरस। दैट इज द कंक्लूजन। एक लास्ट सवाल, फाइनली अब वो 24 नवंबर को पदभार संभालेंगे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक साधारण परिवार से, हिसार से उठकर चीफ जस्टिस के पद तक जाना, और क्योंकि लॉयर्स फर्टर्निटी में एक हम देख रहे थे कि काफी मैसेजेस हैं कि बधाई का दौर जारी है, और जो लोग क्लोज हैं उनके लिए काफी खुशी होता है, तो किस तरह से डिफाइन इस चीज को आप करेंगे? जिस दिन रिकमेंडेशन आई, पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गोगोई की रिकमेंडेशन आई कि ही हैज नॉमिनेटेड सर एज द नेक्स्ट CJI, और उसी दिन से जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं हूं हाई कोर्ट के, वहां सभी वो एक्सचेंज हो रहे हैं, लाइव लॉ आ रहा है, बार एंड बेंच के वो आ रहे हैं, फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आ रहे हैं। बिकॉज मैं तो चलो सौभाग्य था कि मैं सर के साथ काम कर रहा हूं मैंने, लेकिन जो बार में लॉयर्स हैं, जूनियर हैं, उस टाइम के लॉयर्स हैं या जो सीनियर हैं, वो सारे ही उनको बहुत प्यार करते हैं। ही इज अ डार्लिंग ऑफ द बार, दैट इज द फ्रेज आई वुड यूज। और उसके बाद से ही मैं देख रहा हूं कि हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ जाता है कि सर से रिलेटेड है, कोई लैंडमार्क जजमेंट आ रही है, कोई चैनल उसको कोट कर रहा है, कोई ये जो पोर्टल्स हैं लॉ वाले वो कोट कर रहे हैं, तो वही न्यूज बार बार चल रही है। और जब ये नोटिफिकेशन हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कि ही इज गोइंग टू बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 24 नवंबर, उस दिन से तो और भी ज्यादा लहर खुशियों की है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से ही इज आवर मैन, ही इज आवर जज। यही फीलिंग सारी बार में कि यहाँ से पंजाब हरियाणा के जज थे वो, और यहाँ से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। तो ही इज द 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे पहले जस्टिस पुंछी होते थे, उसके बाद जस्टिस JS खेर थे, अब ये 3rd है हमारे यहाँ से जो ओरिजिनली हैं। तो पूरी बार ही बहुत इस बात के लिए खुश है, और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे लोग जाएंगे उनकी ओथ पे, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के घर में ना जा पाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में मिलें या उनकी रेजिडेंस में मिलें, बट डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट सी लॉट ऑफ रश देयर ऑन दैट डे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। वैसे धीरज चावला, जिन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के साथ काम किया और अपनी यादों को ताजा किया, और काफी आज खुशी के पल भी हैं इनके लिए, खास तौर पर क्योंकि जब आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ काम करते हो, अपनी
वकालत को निखारते और वो इंसान जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर हो तो जाहिर सी बात है कि वो यादें और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।